हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास पांडे अपने यूट्यूब चैनल MS स्टडी के साथ। पिछली वीडियोस में मैंने आप लोगों को सेकंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण पूरा कंप्लीट करा दिया था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अम्ल एवं क्षारक दोनों को डिस्क्राइब किया था और जो सेकंड वीडियो था उसमें साल्ट यानी कि लवण के बारे में विस्तृत बता दिया था। अब बारी आती है सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज की। तो आज इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उसको करेंगे। तो बिना समय नष्ट किए हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बच्चों की मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आपके क्वेश्चंस आने हो NCERT से आने हैं, NCERT से बाहर कुछ आना नहीं है। इसीलिए NCERT के अलावा मैं किसी अन्य क्वेश्चन के विषय में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जब समय होगा आगे तो देखा जाएगा और विस्तृत में पढ़ाया जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों को एग्जाम्स की तैयारी करानी है, इसलिए मैं केवल NCERT के क्वेश्चन से ही लेकर के चल रहा हूं। तो ये NCERT अभ्यास में आप लोगों का जहां से स्टार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट जो आप लोगों का है वह कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा। तो जब मैंने आप लोगों को सूचक बताया था, सूचक में मैंने आप लोगों को बताया था अगर कोई ऐसा विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो वो विलयन होगा क्षारीय। जो क्षारों के मैंने सूचक के साथ व्यवहार बताया था तब बताया था कि जो क्षार होते हैं वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और जब pH वैल्यू आप लोगों को बताई थी तब बताया था कि pH वैल्यू अगर 7 से ऊपर है तब वो क्षारीय होता है और 7 से नीचे है तब वो अम्लीय होगा। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 10। तो अगर विलयन क्षारीय है तो ये जायज सी बात है कि जो उसका pH वैल्यू होगी वो 7 से ऊपर होगी, और 7 से ऊपर इसमें एक ही ऑप्शन है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन डी आप लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन डी मतलब उस विलयन का pH वैल्यू 10 हो सकती है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है, इस विलयन में क्या होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक ऐसी गैस होती है जो चूने के पानी को यानी CaOH के होल ट्वाइस को दुधिया कर देती है, और वो गैस होती है CO2। और जो अंडे का कवच होता है, अंडे के कवच का सूत्र होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट में से आपको क्या निकालना है, CO2। तो CO2 निकालने के लिए इसमें से प्लस क्या करेंगे, आगे आप लोगों को बनाना है CaCl2 बनेगा और प्लस बनेगा CO2। अब CO2 यहां से जब निकलेगा तो ऑक्सीजन बचेगा 1, और अब यहां से प्लस H2O निकलने वाला है। इतनी रिएक्शन होनी है, तो इतनी रिएक्शन पूरी करने के लिए इसमें क्या जोड़ दिया जाए। अगर NaCl आप लोग जोड़ते हैं तब ये रिएक्शन पूरी नहीं होगी, CO2 बाहर नहीं निकलेगा। LiCl जोड़ते हैं फिर भी नहीं निकलेगा, KCl जोड़ेंगे तब भी नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा HCl। जब आप लोग HCl जोड़ेंगे तो यहाँ पर HCl जोड़ेंगे 2, क्योंकि जो कैल्शियम है इसकी वैलेंसी होती है 2, तो ये 2 Cl को संतृप्त कर देगा बॉन्डिंग करके।
और इसके लिए इसको 2 क्लोरीन चाहिए, और 2 क्लोरीन उसको कहाँ से मिलेंगे, HCl से मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन सही हो जाएगा बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें पूछ रहा है NaOH का 10 ml। NaOH का 10 ml HCl के 8 ml से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। अब पूर्णतः उदासीन होने का मतलब क्या है, NaOH प्लस HCl गिव्स आउट NaCl प्लस H2O। अब आप लोगों को इसमें बताना है कि भी 10 ml उठा करके 20 ml अगर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ है, 10 into 2। अब यहाँ रेशियो सेम हो जा रहा है, 8 और 10 पर उनका रेशियो सेम हो जा रहा है। तो यहाँ जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 into 2 हो जाएगा। तो आप लोगों का इसमें ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 3 में ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 16 ml। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। एंटीबायोटिक होता नहीं है, एनाल्जेसिक ये दर्दनाशक है, और एंटीसेप्टिक प्रतिरोधक है। इन तीनों में से कोई भी यूज नहीं होता है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पेट में पाचन के लिए, जब पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तब ब्राड में पढ़ा देंगे, पेट के हमारे जो पेट की दीवार होती है उसमें से निकलता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, जो हमारे पेट में अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है, जो भोजन पचाने के लिए नितांत आवश्यक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटीज की वजह से HCl का जो श्रवण होता है, सेक्रेशन ऑफ HCl बढ़ जाता है पेट में, और पेट में सेक्रेशन ऑफ HCl बढ़ने से एसिडिटी जैसी समस्या का उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक होता है। एसिडिटी जब पेट में उत्पन्न हो जाएगी और पेट में समस्या अम्ल की वजह से है, तो जायज सी बात है कि अम्ल का उल्टा लेना पड़ेगा। मतलब आप लोगों के ऑप्शन में जो है एंटासिड। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है, ये हो गया आप लोगों के बहुविकल्पीय प्रश्न। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, तनु सल्फ्यूरिक जो निम्न अभिक्रिया के लिए पहले शब्द समीकरण लिखिए तथा उसके बाद संतुलित समीकरण लिखिए। तो इसमें सबसे पहले लिखना है आप लोगों को समीकरण। तो जो ए है, ए क्या कह रहा है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है प्लस Zn, और क्या बनाता है, जब H2SO4 Zn से अभिक्रिया करेगा तो बना लेता है ZnSO4 और प्लस
H2। ये मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया, तब बताया था कि धातु लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो वही रूल इसमें फॉलो करना है। H2SO4 क्या है? एसिड है, और Zn क्या है? मेटल है, धातु है। तो जब अम्ल के साथ धातु रिएक्शन करेगी तो धातु का लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। वही यहाँ पर लेकर के चलना है। जहां पर अम्ल था उसने जिंक नामक धातु से अभिक्रिया की और जिंक सल्फेट बना करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर दिया। अब इसका देख लीजिए दोनों तरफ संतुलित है कि नहीं है। तो दो हाइड्रोजन SO4 एक, SO4 एक और Zn एक एक, मतलब जो समीकरण है वो आप लोगों का संतुलित है। जो बी है, बी कह रहा है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl प्लस मैग्नीशियम पट्टी के साथ क्रिया करता है। तो ये किसके साथ करेगा? Mg। अब ये तो आप लोगों को पहले से बिल्कुल मैंने बता दिया था, चैप्टर में 2-3 बार एग्जाम्पल लेकर के समझा दिया था कि जब भी कोई धातु किसी एसिड से रिएक्शन करेगी तो धातु का लवण बनाएगी और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिख लेना है? MgCl। अब MgCl तो एग्जिस्ट करता नहीं है, हो जाएगा MgCl2 और प्लस मुक्त क्या होगी? हाइड्रोजन गैस। अब आप लोग इसको संतुलित कर लीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं तो इसको 2 कर दीजिए। अब 2 करने के बाद यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है 2-2 दोनों तरफ हो गए, मैग्नीशियम एक ही रहेगा। समीकरण आप लोगों का संतुलित है। जो सी है कह रहा है तम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एल्युमिनियम चूर्ण के साथ प्लस एल्युमिनियम, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बना लिया जा रहा है? एल्युमिनियम इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो बना लेगा Al2SO4। अब SO4 चूंकि इसकी वैलेंसी है तो ये कर लेगा Al2SO4 का होल साइज। अब आप लोग इसको बैलेंस कर लीजिए। SO4 यहाँ 3 है और प्लस क्या निकलेगा? H2। तो यहां पर कर लीजिए 3 और इसको कर दीजिए 3, इसको कर दीजिए 2। अब आप लोगों का समीकरण बैलेंस्ड है। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 2 2, आपका समीकरण संतुलित है। आगे बढ़ते हैं डी। तम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl प्लस लौह के रेतन मतलब Fe गिव्स आउट, फिर वही बनेगा FeCl2 और प्लस H2। यहां पर 2 कर दीजिए। आप दोनों तरफ मामला बैलेंस है, कुछ कोई दम इसमें नहीं है। चैप्टर आप लोग पहले पढ़ चुके हैं पूरा, अगर ध्यान से पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे नहीं जाने हैं और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम ऐसे क्वेश्चंस को इन पर टाइम स्पेंड करें अपना। तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। किसी को एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो बाद में पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता, जबकि वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है। तो वर्षा का जल जो होता है विद्युत के चालन के लिए आयंस का होना आवश्यक है। विद्युत चालन के लिए किसका होना आवश्यक है? आयंस का। और आश्रित जल में आयन नहीं होते हैं, जबकि वर्षा के जल में आयन पाए जाते हैं, इसीलिए वर्षा के जल में विद्युत का चालन होता है, जबकि आश्रित जल में या आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन 7। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो अम्ल होता है वो जलीय विलयन में ही H+ आयन देता है। और अम्लों और क्षारकों की पहचान में सबसे बड़ा मैंने बताया था आप लोगों को कि पहचान क्या है, कि जब जल में जलीय विलयन में जो अम्ल होते हैं वो H+ या H3O+ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं, और जो क्षार होते हैं वो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। तो जब तक जल ही नहीं होगा तो जलीय विलयन कैसे बनेगा? जलीय विलयन नहीं होगा तो अम्ल का H+ या H3O+ का व्यवहार हम लोग नहीं देख पाएंगे, तो क्लियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9। ये सब क्वेश्चन जो अभी तक चल रहे थे ये थ्योरेटिकल हैं, लिखने वाले हैं, तो समझाने वाला कोई इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, जो समझाया जाए। बाकी आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर है 5। 5 विलयन है A, B, C, D, E। ये 5 विलयन है और इन 5 विलयनों के pH वैल्यू दी गई है 4, 1, 11, 7 एंड 9। अब क्वेश्चन जो आप लोगों का है ए क्वेश्चन है, कहा गया 5 क्वेश्चन ABCDE की जब सार्वत्रिक सूचक से जांच की जाती है तो pH के मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 एवं 9 प्राप्त होते हैं। कौन सा विलयन? पहला पूछा गया है उदासीन है। तो उदासीन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस विलयन की pH वैल्यू 7 होगी वो विलयन न्यूट्रल या उदासीन होगा। तो जो विलयन नंबर D है उसकी pH वैल्यू यहाँ पर 7 है, तो इसलिए जो विलयन, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें लिख लेना है आपको विलयन D। विलयन D क्या है? उदासीन है A नंबर में। जो B है B प्रबल क्षारीय है। तो प्रबल क्षारीय के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस विलयन की pH वैल्यू जितना मिनिमम होगी, कम से कम pH वैल्यू अम्लीयता, ज्यादा से ज्यादा अम्लीयता को बताती है। और यही इसका उल्टा अगर आप लोगों से कोई पूछे कि किसी विलयन की जो अगर क्षारीय प्रबल कब होगा, तो इसके लिए जिस विलयन, उस विलयन की pH वैल्यू जितनी अधिक होगी, तो इसमें मैक्सिमम pH वैल्यू क्या है? 11 है। तो इसके लिए आप लोगों का जो प्रबल क्षारीय विलयन होगा वो प्रबल क्षारीय विलयन होगा विलयन C। क्वेश्चन नंबर जो C है, C का कहना है प्रबल अम्लीय है। प्रबल अम्लीय का मतलब ये होगा कि जिस विलयन की pH वैल्यू मिनिमम होगी उसकी एसिडिटी
हाइयर होगी, मैक्सिमम होगी। तो पीएच वैल्यू 1 इज द मिनिमम पीएच वैल्यू। इन सब में जो दिए गए हैं सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी है, बी की, पीएच वैल्यू 1। तो इसमें हो जाएगा विलयन बी। ये है आप लोगों का सी क्वेश्चन। क्वेश्चन डी, क्वेश्चन डी है दुर्बल अम्लीय है। दुर्बल अम्लीय का मतलब 1 से और 7 के बीच में जो सबसे ज्यादा होगा, मतलब 7 के नियरेस्ट जो होगा वो सबसे दुर्बल अम्लीय होगा। तो अम्ल हो और दुर्बल हो, तो अम्ल है, दुर्बल का मतलब जो 4 होगा विलयन ए। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ सकता है कि जो विलयन 11 है वो क्षारीय है, तो मतलब वो अम्लीय नहीं है, तो मिनिमम तो उसको करना चाहिए। लेकिन आप लोगों से जब पूछे मिनिमम एसिडिक, तो जब एसिडिक पूछा जाए तो उसका एसिड होना तो जरूरी है। जब एसिड होगा तब मिनिमम और मैक्सिमम की बात की जाएगी। तो इसमें एसिड होने के लिए क्या चाहिए, पीएच वैल्यू इज स्मॉलर देन 7। तो 7 से नीचे जो होगा और उसकी पीएच वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वही क्या होगा, दुर्बल अम्लीय होगा। एसिडिटी ज्यादा कब होगी, जितना पीएच वैल्यू कम होगी। तो आप लोगों का जो क्वेश्चन डी है उसका ऑप्शन हो सही हो जाएगा विलयन ए। अब क्वेश्चन नंबर जो आप लोगों का है ई में है दुर्बल क्षारीय। दुर्बल क्षारीय जितना पीएच वैल्यू अधिक होगी क्षारीयता उतनी ज्यादा बढ़ेगी, और जितना पीएच वैल्यू कम होगी तो क्षारीयता घटती जाएगी। तो दुर्बल क्षारीय के लिए क्या हो जाएगा, 9, मतलब विलयन ई। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन 9। इसको एक बार नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो साफ करते हैं। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 है परखनली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परखनली ए में HCl तथा परखनली बी में एसिटिक एसिड डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है, किस परखनली में तेजी से बुदबुदाहट होगी। तो इसके लिए देखिए, अगर मान लीजिए Mg है और प्लस HCl है, गिव्स आउट बनेगा MgCl2 और बनेगा प्लस H2। ठीक, ये है इसकी रिएक्शन। और है CH3 COOH और प्लस Mg जब करेंगे आप तो इसको 2 कर लीजिए, बैलेंसी पूरी हो जाए यहाँ पे। जब इसका आप करेंगे तो बनता है CH3 COOH और यहां पर हो जाता है 2। ठीक, और प्लस यहां पर क्या बनेगा, यहां पर भी 2 करेंगे आप तब बजा करके बनेगा H2। मतलब एक H2 निकालने के लिए इसको इतना काम करना पड़ेगा, और एक H2 निकालने के लिए बस इसको खाली इतना ही काम करना पड़ेगा। तो और जितने ज्यादा H2 गैस पानी से निकलेगी उतने ज्यादा बुदबुदाहट होगी। तो इस प्रोसेस में H2 गैस थोड़ा जल्दी निकलेगी, और इस प्रोसेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होगा, H2 का टूटना, या हाइड्रोजन जल्दी टूटेगा नहीं, और जब जल्दी टूटेगा नहीं तो मैग्नीशियम भी इतना
सोडियम वगैरह जितना रिएक्टिव भी नहीं है, तो ये भी प्रयास उतना बहुत ज्यादा नहीं करेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो जल्दी निकलेगी वो निकलेगी फर्स्ट वैलेंस से। तो सबसे ज्यादा बुदबुदाहट किसमें होगी? परखनली ए में। ए में है HCl, तो परखनली ए में बुदबुदाहट ज्यादा तेज होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर पीएच के मान में परिवर्तन, क्या परिवर्तन होगा? ये सब थ्योरेटिकल है, समझने वाले हैं, ओरल हैं। बाकी ये जान लीजिए कि पीएच वैल्यू कम होगी, क्योंकि दूध खट्टा कम होता है और दूध में होता है लैक्टिक एसिड, और जो दही होता है उसमें होता है एसिटिक एसिड। तो इस हिसाब से एसिड जो होगा दही में ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए दही का जो पीएच वैल्यू होगी वो कम होगी दूध की अपेक्षा। एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है, छाछ से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों हो जाता है? क्वेश्चन ये है। तो ये पहले मैंने समझा दिया है आप लोगों को कि अगर कोई क्षारीय चीज है, NaCO3 क्या है? क्षारीय है, और पहले से वो एसिड है, तो इससे जब क्षारीय आकर के इसमें मिल जाएगा दूध में, तो विलयन जरूर थोड़ा क्षारीय हो जाएगा। और जब दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि इससे दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है? तो जब कोई पहले से थोड़ा एसिडिक है दूध पहले से, उसमें सब थोड़ा और अगर कम टाइम में ही उसको दही बनाना है तो कम टाइम में ही बन जाएगा, क्योंकि उसको एसिडिक बनने में कम टाइम लगेगा। और अभी कोई क्षारीय चीज है उससे बनाना हो आपको एसिड, तब उसको लंबी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, और प्रोसेस लंबा हो जाने से डिस्टेंस उसकी ज्यादा हो जाएगी एसिड तक की, इसलिए उसमें टाइम क्या लग जाएगा? ज्यादा लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12 है कि पीओपी जो है इसको आर्द्ररोधी, आर्द्ररोधी मतलब नमी रोधी, तो नमी रोधी में क्यों रख देना चाहिए? क्योंकि जब मैंने आप लोगों को पीओपी पढ़ाया था CaSO4 इंटू हाफ H2O, और प्लस अगर इसको 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के और मिल जाए तो ये बना लेगा जिप्सम। अब पता लगे मेहनत करके बना के रखे हो पीओपी, ये है पीओपी, बना के रखे हो पीओपी, और थोड़ा सा लापरवाही किए बर्तन में, जरा सी भी नमी हो गई, बन गया जिप्सम। अब फिर चलो वही 373 डिग्री तापमान दो जिप्सम को, तब जाकर के फिर क्या बनेगा? पीओपी। तो पीओपी जो है जिप्सम में ना कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए पीओपी को आर्द्र रोधी या नमी रोधी बर्तन में रखा जाता है, ताकि क्या ना हो पाए? CaSO4 इंटू हाफ H2 में 1.5 मॉलिक्यूल वाटर के और जुड़ करके CaSO4 इंटू 2H2O मतलब जिप्सम ना बनने पाए। इसीलिए जो पीओपी है इसको कहाँ रखते हैं? आर्द्ररोधी बर्तन में। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया। जब मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया था तब पूरी तरीके से विस्तृत रूप में मैंने उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ा दिया था,
एक बार फिर बता दे रहा हूं कि अम्ल प्लस क्षार गिव्स आउट लवण प्लस जल। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक बार फिर मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, एक एग्जांपल जान लीजिए। जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था HCl, नहीं H2SO4 लिख लो, H2SO4 प्लस Zn पढ़ा था और गिव्स आउट, एक मिनट, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करानी है। तो H2SO4 है प्लस NaOH कीप्स आउट Na2SO4 प्लस H2O। अब इसको बैलेंस कर लीजिए, 2Na कर लीजिए, 2OH हो गया, 2 कर लीजिए, यहाँ पर मामला हो गया बैलेंस। तो यही एग्जाम्पल हो गया। ये है एसिड, बेस, साल्ट, वाटर। बस यही इतना था। आगे क्वेश्चन है धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो प्रमुख उपयोग बताइए। धावन सोडा का उपयोग जो ठोस द्रव को मृदु द्रव, बेकिंग सोडा का बेकिंग इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में पूरा डिस्क्राइब कर दिया था, पूरा बता दिया था। तो इसी 14 क्वेश्चन के साथ आप लोगों की एक्सरसाइज पूरी समाप्त होती है। तो और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करेंगे, धातु एवं अधातु। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। आप लोगों को एग्जाम्स के लिए बहुत सारी फिर से शुभकामनाएं, और देख करके अपना आराम से तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।